तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़े भाई साहब, ये कहानी हम लोग देख रहे हैं और अब तक कहानी के 2 भाग हमने पूर्ण किए हैं। अब इन 2 भागों में हमें क्या याद रखना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊँ। प्रथम भाग में अगर हम बात करें तो लेखक ने अपने बड़े भाई साहब और उनके बारे में परिचय दिया है, उनके स्वभावगत विशेषताएं हमें बताने की कोशिश की है। वो छात्रावास में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और बड़े भाई साहब उनकी निगरानी करते हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी दी है। फिर लेखक का टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई न होना, ये पहले भाग में हमने देखा। दूसरे भाग में हमने देखा कि जब सालाना इम्तिहान होते हैं, यानी एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा, तब बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटे भाई पास भी हो जाते हैं और अपनी कक्षा में फर्स्ट आते हैं। तो वह फर्स्ट आने के कारण उनमें आत्मसम्मान और अभिमान बढ़ता है और वो अपने बड़े भाई साहब को नज़रअंदाज करने लगते हैं। वो खेलने चले जाते थे, है ना, भाई साहब के सामने नहीं आना चाहते थे और उनको बताना चाहते थे कि अब तुम्हारा रो मेरी रो में पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन जब वो पूरा दिन खेलकर हॉस्टल पर आते हैं तो बड़े भाई साहब उन्हें पकड़ लेते हैं और डांटना शुरू करते हैं और कहते हैं कि घमंड नहीं करना। ये दूसरे भाग में हमने देखा था कि घमंड बड़ों बड़ों का नहीं रहा लाला। अगर इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, है ना, भूमंडल का स्वामी था, लेकिन अहंकार के कारण, घमंड के कारण इस जब वो मरा तो उसे चिल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं था। फिर वो शैतान का उदाहरण देते हैं कि शैतान ने भी किस तरह से घमंड किया कि वो परमेश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। फिर परमेश्वर ने उसे, भगवान ने उसे पाताल में, नर्क में भेज दिया। फिर शाहरुख का उदाहरण देते हैं कि वो केवल अहंकार के कारण भीख मांगकर मरा और तुम पर इसी कक्षा में पहली बार अव्वल आए हैं तो अंधे के हाथ में बटेर, यानी अपने आप ही पास हो गए, नसीब से पास हो गए हो, उसमें तुम्हारी परिश्रम नहीं है। फिर वो गिल्ली डंडे का उदाहरण दे कि गिल्ली डंडा खेलते समय अचानक एक आध निशाना हमारा सही लग जाता है, इसलिए तू घमंड मत कर, पकड़ मत कर, ये समझाते हैं। फिर वो अपने बारे में बताते हैं और शिक्षण पद्धति पर व्यंग करते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाना। फिर ज्योमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, हिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में अपने छोटे भाई के सामने उनकी तकलीफें बताते कि ये सारे सब्जेक्ट कितने खतरनाक हैं, इनके अध्ययन करना, या जब हम कैसे रट्टा मारना पड़ता है, अ ब ज की जगह ज अ ब लिखा तो मार्क कट जाते, सिफर मिलता है, सिफर यानी 0 मिलता है। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करते हैं कि रेखा पर लंब खींचो तो दुगुना हो, तिगुना हो या चौगुना हो या मेरी बला से आधा रहे। लेकिन परीक्षकों को अगर आपको पास होना है तो ये सारी हिमाकत यानी खुरापत आपको करनी ही पड़ती है, ये बताते हैं। फिर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि समय की पाबंदी, इस विषय पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं और भी कहते हैं कि 4 पन्ने होने चाहिए और कहते हैं कि संक्षेप में होने चाहिए। जो बात आसानी से कह सकते हैं उसके लिए 4 पन्ने क्यों रह गए यानी लिखे। तो ये सारी बातें अपने छोटे भाई को समझाते हुए पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। और छोटा भाई मन में सोचता है कि यार पास हुआ हूँ तो इतनी डांट खा रहा हूँ, अगर कभी मैं फेल हो जाता तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। फिर वो शुक्रिया मानते हैं कि समय स्कूल का निकट था, इसलिए उपदेश मालिका ख़त्म हुई, नहीं तो बड़े भाई साहब आज मुझे नहीं छोड़ते। फिर लेखक को भोजन निस्वाद लगा, यानी उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि पास होने पर भी इतना जलील होना पड़ता है, इतना अपमानित होना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँ और जो मुझ में जो
आत्मसम्मान बढ़ा था, या जो मुझ में अपने ऊपर जो भरोसा था वो कहीं लुप्त सा हो गया था और मैं चोरों की भांति जीवन काटने लगा था। यानी चुपचाप जो बड़े भाई साहब कहे वही बात मैं मानूंगा, इस तरह से वो अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब यहाँ पर दूसरा भाग हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जो इस कहानी का अंतिम चरण है, जिसमें फिर से बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटे भाई साहब पास हो जाते हैं, अनजाने में ही। अब हम इसके बारे में देखेंगे। और फिर भी उन दोनों के बीच में संवाद है, जब लेखक कनकौवा यानी पतंग पकड़ने के लिए दौड़ता है बाजार में, तो बड़े भाई साहब उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पर भी उन्हें डांट फटकार लगाते हैं, और फिर ये कहानी अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। तो यहाँ तक की कहानी हमने एक बार फिर से रिवाइज की। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे और अंतिम भाग की ओर, बड़े भाई साहब की कहानी का क्या बताया है इसमें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 16 लोग हैं, बाकी हमने बाद में जुड़ जाएंगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 8 9 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। तो यहाँ तक हम अब देखेंगे। तीसरे भाग की शुरुआत भी कैसे होती है कि सालाना इम्तिहान होते हैं। ये कहानी 2 साल चलती है ना, सालाना इम्तिहान होते हैं फिर से। और क्या होता है, संयोग से जो पहले हुआ था वो दोबारा हुआ है, कंटिन्यूसली हुआ है। क्या हुआ है कि फिर से मैं पास हो गया। लेखक कह रहा है कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हुए। मैं बहुत मैं भाई साहब फिर से फेल हो गए और लेखक कह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी। आएगा बेटा गौरी, मैं बताऊंगा आपको, कहानी के बीच में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो सालाना इम्तिहान होते हैं। संयोगवश लेखक फिर से पास हो जाते हैं और बड़ा भाई साहब फिर से फेल हो जाता है। और लेखक बताते हैं कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, यानी मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन मैं सेटिस्फैक्शन जितना मुझे होना चाहिए उतनी मैंने मेहनत नहीं की थी। लेकिन ना जाने कैसे मैं दर्जे में अव्वल आ गया, यानी वो कक्षा में फिर से प्रथम आ गए। और मुझे खुद अचरज हुआ। अचरज यानी आश्चर्य होना, अचरज होना यानी आश्चर्य होना, ये मुहावरा है। तो अचरज यानी आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया। लेखक कह रहा है कि मेरे बड़े भाई साहब ने प्राणांतक यानी घोर परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया। क्या किया उन्होंने, कौन सा परिश्रम किया? तो कोर्स का एक एक अक्षर शब्द चाट गए थे, यानी जो उनकी कक्षा में जो उनको पढ़ने के लिए कोर्स था, डिजाइन किया हुआ पाठ्यक्रम था, उसका एक एक अक्षर चट गए थे। चट जाना यानी याद करना या ख़त्म करना, यानी एक एक शब्द उन्हें मुँह ज़बानी याद था। अब कैसे याद किया उन्होंने, उनका पढ़ाई का शेड्यूल वो बता रहे थे कि 10 बजे रात तक, यानी वो 10 बजे तक रात तक पढ़ाई करते थे। इधर 4 बजे से भोर से, उधर 6 से 8 9 तक स्कूल जाने से पहले, यानी वो सुबह 4 बजे उठते थे तो स्कूल जाने तक, 6 से 8 9 तक स्कूल जाने तक केवल रट्टा मारते थे। देखिए लेखक ने कहा यहाँ पर चढ़ जाना, यानी याद करते थे, बिना समझे वो रटते थे, रट्टा मारते थे, रट जाते थे, लेकिन उसकी भाव को नहीं समझते थे। यानी पढ़ाई तो करते थे, 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन बिना समझे चढ़ जाते थे। उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, यानी चेहरे की चमक चली गई थी। मुद्रा यानी चेहरा, कांतिहीन होना यानी चमक जाना, यानी दिन रात पढ़ाई करने पर एक सुस्तापन आ जाता है और हमारा चेहरा थोड़ा आलसी दिखने लगता है। तो ये बात यहाँ पर हुई कि उनका चेहरा इतनी पढ़ाई कर मानो उनके चेहरे से तेज रौनक, जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो चली गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए थे।
तो छोटा भाई लेखक हमें बता रहा है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनका नतीजा क्या हुआ, वो फेल हुए। मुझे उन पर दया आती थी। अब छोटा था, अब बड़ा भाई 2 बार फेल हुआ है ना, तो उन पर दया आती थी कि यार कैसे क्या हुआ, मेरा भाई कितना पढ़ाई करता था और फिर कैसे क्या हुआ, फेल कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर वो उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, नतीजा यानी रिजल्ट, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। जब वो हॉस्टल पर आए होंगे छोटे भाई और उन्होंने कहा मैं पास भी हुआ और मेरी कक्षा में अव्वल भी आया। अचरज होना यानी बेटा आश्चर्यचकित, खुद यानी स्वयं, लेखक को भी ये मालूम नहीं था कि मैं पास कैसे हुआ और कक्षा में फर्स्ट कैसे आया। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी बुद्धिमानी की बात कही है कि मैं वो कितने होशियार थे। मान लीजिए वो लेखक एक पाठी होंगे, एक पाठी यानी एक बार पढ़ने पर भी याद आ जाता। ऐसे लोग दुनिया में है जो वो एक ही बार पढ़ते हैं और उन्हें सब कुछ याद रह जाता है। तो नतीजा सुनाया यानी रिजल्ट सुनाया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। तब बड़ा भाई रो रहा है तो छोटा भाई भी रोने लगा। अब उसके दुख में वो शामिल हुआ। क्या बड़ा भाई, मैं पास हुआ हूँ, 2 बार पास हुआ, पिछली बार पास हुआ डांट फटकार खाई थी, है ना। अब पास हुआ हूँ, फिर से अव्वल आया हूँ, तो बड़े भाई साहब फिर से फेल हुए हैं। अब वो रोने लगे हैं। तो अपने बड़े भाई को रोते देख छोटा भाई भी रोने लगता है। एक भावनिक संबंध है दोनों भाइयों के बीच। उन्होंने एक से खुशियाँ नहीं मनाई कि यस तू फिर से फेल हो गया है, तुझे ऐसा ही चाहिए, बहुत मुझे झाड़ता था, बहुत मुझ पर रोक जताता था, ऐसा ही होना चाहिए, भगवान ने तुझे तेरे किए की सज़ा दी। ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो भी अपने भाई के दुख में रोने लगे और अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। तो लेखक कहने लगा कि मेरी पास होने की खुशी अब आधी हो गई, है ना दोस्तों। कुछ मीठा हो जाए ना, खुशियाँ बनाने के लिए भी कोई तो भी चाहिए दोस्तों। अब बड़ा भाई फेल हुआ है अगर और छोटा भाई पास हुआ है तो खुशी आधी ही होना है। एक आँख में आंसू है तो एक आँख में खुशी के आंसू है। इस तरह से लेखक की अधूरा मनस्थिति हुई कि मैं तो पास हुआ हूँ, मैं 7वें आसमान पर हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई फिर से फेल हो गया है। वो दुखी है और रोने लगा है। पहले तो निराश हुआ था, अब तो वो रोने लगा है। तो लेखक भी रोने लगते हैं। यानी लेखक के सामने दुविधा मनस्थिति है कि खुशी मनाए या गम। तो लेखक भी के पास जो पास होने की खुशी थी वो आधी हो चुकी है। यानी 100% से 50% तक लेखक दुखी हुए कि यार मेरा भाई फेल हुआ तो मैं खुशी नहीं मना सकता। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। तो देखिए कितनी बड़ी सोच है लेखक की कि काश, छोटा भाई कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मैं फेल हो जाता तो शायद बड़े भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। और सच है दोस्तों, जो वो अपने बड़े भाई साहब अपने छोटे पर आदर्श रखने के लिए वो बचपन से तिरोहित हो जाता है। यानी अपना खेलना कूदना छोड़ता है, अपने मन को दबा लेता है कि मेरा भाई अच्छा पढ़े, अच्छे संस्कार उसे प्राप्त हो और वो मिसाल बने उसके सामने। पर इस उम्मीद में वो पढ़ाई करने लगा है, लेकिन उसके परिश्रम का फल उसे नहीं मिल रहा है। 2 साल लगातार वो फेल हो रहा है और इस बात का कहीं उसे दुख होगा, यार मेरा छोटा भाई को मैं इतना डांटता हूँ, दपेटता हूँ, फिर वो अव्वल आ जाता है और मैं बार बार फेल होता हूँ। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते कि मेरे बड़े भाई साहब को शायद ये भी दुख होगा कि मैं उसके सामने आदर्श नहीं बन रहा हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि काश मैं फेल हो जाता तो मेरे भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। लेखक अपने फेल होने तक की विचार करते हैं, है ना। जब अगर दूसरे के गम में शरीक होना है तो वैसा थोड़ा सा बनना चाहिए। तो लेखक ने ये भाव यहाँ पर स्पष्ट किया है। लेकिन विधि की बात को कौन टाले। विधि की बात यानी नसीब में जो लिखा है, नसीब में भी बाकी प्रश्न कृपया न पूछे, हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि की बात यानी नसीब की बात कौन टाले। अब अगला परिचय, स्वामी विवेकानंद के बारे में बेटा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। अब भाई साहब का वो रुद्र रूप पहले रिजल्ट में तो थोड़ा कम हुआ था, अब दोबारा फेल हुए। तो लेखक हमें कह रहे थे कि भाई साहब बिल्कुल नरम पड़ गए थे, यानी वो पूरी तरह से शांत हो चुके थे।
अब वो छोटे पर गुस्सा भी नहीं करते थे। चलिए लेखक हमें बता रहा है कि क्यों नरम पड़े थे। अब भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। तो लेखक कह रहे थे कि जब से दूसरे साल का रिजल्ट आया और मैं पास हुआ तो बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। बड़े भाई साहब अब उन्हें डांटने फटकारने नहीं लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यार छोटे भाई को मैं इतना डांटता हूँ लेकिन वो खेलने से बाज नहीं आता, वो अपने मन की करता है और हर साल पास होता है, और पास भी नहीं होता है तो दर्जे में अव्वल आता है, फर्स्ट आता है। तो इसलिए उसे डांटने का मुझे अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात, समझदारी की बात है। अनुभवी कहते हैं लेखक अपने बड़े भाई साहब को। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है उसको, कि वो कह रहा है कि मेरा छोटा भाई लगातार पास हो रहा है और मैं लगातार फेल होता जा रहा हूँ, तो उसे डांटने का अधिकार मुझे नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ, गौतम बुद्ध ने कहा था कि पत्थर मारने का अधिकार उसे ही है जिसने कभी पाप नहीं किया। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उपदेश देने का अधिकार उसे ही होता है कि जिसने कभी गलत काम नहीं किया। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है कि बड़े भाई साहब फेल होते गए हैं और छोटा भाई पास होता गया है, तो उसे डांटने का अधिकार उसे नहीं है ना। अगर मैं भी मेरे छोटे भाई को डांटूँ तो इन्हें गलत किया, तो पहले मैंने उसे सही करने का, मुझे सही करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये सही किया है, मैं सही हूँ, इसलिए तू गलत है। अगर मैं गलत हूँ और मेरा भाई सही है तो उसे डांटने का, वो गलत है तो उसे डांटने का अधिकार मुझे नहीं है। तो ये बात यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के प्रति नरमी से पेश आना पसंद किया। उन्हें डांटने का मौका मिलता था कि वो खेलने जाता था, कूदने जाता था, तो बड़े भाई साहब के सामने पहले जैसी सिचुएशन आती थी कि उसका छोटा भाई उसके सामने से खेलने के लिए निकलता था या उसे मैदान पर वो खेलते हुए देख रहे थे। लेकिन जब भी उन्हें मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। धीरज से काम लेना यानी सावधानी से, सोच समझ कर उन्होंने निर्णय लिया। सावधान, अब ये धीरज से काम लेना ये मुहावरा है, तो सावधानी से काम करना। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। तो बड़े भाई साहब स्वाभाविक बुद्धि की थे। हमने लेखक ने हमें बताया था कि उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी, तो उन्होंने ये समझ लिया था कि अब इसे डांटने का अधिकार मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ और ये पास हुआ है, इसलिए इसे डांटने का अधिकार मुझे नहीं है। तो इसलिए लेखक के बड़े भाई साहब ने धीरज से काम लिया कि जो कर रहा है उसके मन की उसे करने दे, अब मैं उसे नहीं टोकूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने उनकी सहिष्णुता यानी सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता यानी किसी भी हालत को सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाया। अनुचित यानी गलत, लाभ यानी फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। तो बड़े भाई साहब ने इस बात को भाप लिया, जान लिया कि अब छोटे को डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। और लेखक ने क्या किया? इसका फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया? कि उनकी सहिष्णुता का, यानी उनकी अच्छाई का, कि आप भैया डांट नहीं रहे हैं, मैं जो भी करूं भैया केवल देखते हैं और मुझे इग्नोर करते हैं, है ना। तो मैंने उस अनुचित लाभ उठाया, उसका मैंने गलत लाभ उठाया और मैं क्या करने लगा कि मैं अब खेलने चला जाता था और मेरा मन भी ऐसा अब सोचने लगा था कि मैं अब पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ाई करूं अथवा ना करूं, मैं पास हो ही जाऊंगा, मेरी तकदीर बलवान है। तकदीर यानी नसीब, भाग्य बलवान है। कभी कभार होता है दोस्तों, हमेशा नहीं होता है। आगे कहानी में हम देखेंगे इस बात को। तो ये थोड़ा सी गलत फहमी छोटे भाई को हो गई थी कि
मैं पढ़ूँ अथवा ना पढ़ूँ, मैं पास हो ही जाऊंगा। अब मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए मैं भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी मैंने बंद कर दिया। तो लेखक अब ये कबूली दे रहे हैं कि मैं भाई साहब के आदर के कारण, उनके डर के कारण पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था, मैं पढ़ाई करता था, लेकिन अब उन्होंने मुझे डांटना छोड़ दिया। अब वो मुझे डांटते नहीं है और मैंने उसका लाभ उठाया, और जो मैं उनके डर से पढ़ता था उसे भी मैंने पढ़ना बंद किया। अगर बड़ा भाई साहब उसे डांटता तो लेखक क्या कहते, तूने कौन सा तीर मारा है, तूने क्या किया है, ये भी बाद में झगड़ा हो सकता था। तो इसलिए बड़े भाई साहब ने कहा कि इसके नाद में लगना अच्छा नहीं है, और लेखक ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और पढ़ना बंद कर दिया। अब पढ़ना बंद कर दिया तो एक क्रिया बंद होती है तो दूसरी क्रिया शुरू होती है दोस्तों, ये मानवीय स्वभाव है। आप पढ़ाई करना बंद कर दीजिए, आप ज़्यादा घंटे टीवी या मोबाइल देखेंगे, या फिर आप लोग पढ़ना बंद कर दीजिए तो आप ज़्यादा नींद लेंगे। जहाँ 4 घंटे हम 5 घंटे हम लोग पढ़ाई करते तो हमारा समय कब कटता है हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बंद हुई तो दिमाग में दूसरा ख्याल आया, दूसरे खेल की तरफ लेखक बढ़े। अब कौन सा खेल है हम लोग देखते हैं। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। अब लेखक ने कहा कि मैंने पढ़ाई तो बंद कर दी, भाई साहब का आदर जो था, डर था, वो भी नहीं रहा। तब मेरे दिमाग मैंने एक नया खेल, मुझे उसकी लत लग गई। अब मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। तो लेखक कह रहे कनकौवा यानी बड़ी पतंग, पतंग छोटी होती है, कनकौवा यानी बहुत बड़ी पतंग होती है। हम जो उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन वो छोटी छोटी होती है, लेकिन लेखक को कनकौवा कहा यानी बहुत बड़ी पतंग लेखक उड़ाते हैं। शौक पैदा, शौक यानी आदत लगी, और सारा समय सुबह से लेकर शाम तक वो कनकौवे की यानी पतंगबाजी की भेंट चढ़ा जाते, यानी सारा समय वो पतंग उड़ाने में व्यस्त थे। और फिर भी लेखक बता रहे थे कि मेरे मन में बड़े भाई साहब के प्रति आदर कम नहीं हुआ, मैं उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाने जाता था। तो लेखक अभी भी संस्कारी है। 2 बार भाई साहब फेल हुए, उसने डांटना छोड़ा, लेकिन उनका मन अपने भाई की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो आदर्श उनके सामने रख रहे थे। इसके बारे में लेखक ने आपने आगे बताया है कि वो किस तरह से बड़े भाई का आदर करते थे और किस वजह से करते थे, कहानी में आगे आएगा। तो लेखक अपने भाई साहब का आदर अब भी करते हैं और उनकी नज़र बचाकर ये कनकौवे उड़ाने के लिए वो जाते थे। अदब यानी आदर, मांझा देना। अब वो पतंग उड़ाने जाते थे तो क्या काम करते थे, तो मांझा देना, है ना। पतंग को मांझा देने किस कीला कर जिसके पास हो, ढील दे दे रे भैया इस पतंग को ढील दे, है ना। तो मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंगों को ठीक तरह से उड़ने के लिए उसके कन्नों को बांधना पड़ता है। पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो लेखक कह रहे थे कि मैं पतंगबाजी का मुझे शौक़ लगा था तो मांझा देना थे। पतंग अगर आप लोगों ने उड़ाई होगी तो पतंग उड़ाने के लिए पतंग को ढील देनी पड़ती है और तब वह हवा के साथ आसमां को छूती है। तो कन्ने बांधना है, पतंग को ठीक तरह से बांधना पड़ता है तभी वो पतंग हवा में लहराती है, उड़ती है। पतंग टूर्नामेंट यानी जो प्रतियोगिता होती है, पतंग टूर्नामेंट हमारे यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन राजस्थान कच्छ का जो मैदान है तो वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन ये पतंगबाजी का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में भी पतंगबाजी की जाती है। कनकौवे यानी बेटा बड़ी पतंग ओम, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि तो ये सारी तैयारियां जो है वो गुप्त रूप से न चुपचाप बड़े भाई साहब को पता लगे बिना लेखक अपने दोस्तों के साथ करता था। अब लेखक कह रहा है कि मैं भाई साहब को यह संदेह यानी शक, डाउट, संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान यानी उनका आदर और लिहाज, अदब, छवि जिसे हम लोग कह सकेंगे, लिहाज, अदब मेरे नज़रों में कम
हो गया है। तो लेखक कह रहे थे कि मैं सारी खेलना कूदना मुझे पसंद है, अब नया शौक़ मुझे लगा है, मैं पतंगबाजी करने लगा हूँ। ये सब करते हुए मैं मेरे बड़े भाई साहब का आदर भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। मैं उन्हें कतई ही ये संदेह नहीं होने देना चाहता कि आपकी मेरी नज़रों में आपकी कीमत नहीं है। मैं आपका आज भी उतना ही आदर करता हूँ जितना मैं पहले से करता आ रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पर लेखक ने हमें बता रही है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमां की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो एक पतंगबाजी का शौक लगा। तो पतंगबाजी अगर आप लोगों ने की होगी, हमारे गांव में तो वैसे बहुत कम की जाती है। तो पतंग उड़ाते समय पतंग को काटना और कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए रेस लगती थी दोस्तों, लगती है। यानी जो भी पतंग काटे तो उस कटी हुई पतंग को पकड़ने की रेस लगती थी। या आज के दौर में भी ये पतंग प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ पर लेखक एक घटना बता रहे थे कि एक दिन संध्या के समय यानी शाम के वक्त क्या हुआ, हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटना यानी पकड़ना, लूटने के लिए, कनकौवा यानी पतंग, एक पतंग पकड़ने के लिए मैं बेहताशा यानी वेगपूर्ण यानी मेरी पूरी क्षमता से मैं उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमां की ओर थी, आकाश की ओर। जब अब इस पंक्तियों में लेखक ने बहुत बड़ी बात की कि लेखक उस पतंग की ओर कटी हुई पतंग को पकड़ने जा रहा था और आंखें उनकी कहाँ थी, आसमां की ओर थी ना, आकाश की ओर थी। मन उस आकाशगामी पथिक, आकाशगामी यानी आकाश से गमन करने जाने वाली, आकाशगामी यानी आकाश से जाने वाली, आकाशगामी यानी आकाश से जाने वाली, पथिक यानी मुसाफिर राही की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त यानी अलग होना, विरक्त यानी अलग होना, मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। तो लेखक कह रहा था कि एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा पकड़ने के लिए मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ा जा रहा था। तो मेरी आंखें आकाश की ओर थी और उस पतंग को देख रही थी को किधर गिर रही है, यानी वह पतंग मांझे से टूट चुकी थी और वह आकाश से झूमती हुई, आकाशगामी मार्ग से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी और मैं भी उसको पकड़ने के लिए जोर से भाग रहा था उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर। पतन ये शब्द यहाँ पर, पतन यानी नीचे गिरने के, पतन होना यानी खत्म होना। अब मांझे से जब पतंग कट जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो लहराते हुए झूमते हुए नीचे नीचे आने लगती है। अब लेखक उस की ओर बढ़ता जा रहा है, इस पतंग को पकड़ने के लिए जा रहा है, चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। यानी लेखक ने उस पतंग की तुलना किससे की है, स्वर्ग से निकली हुई आत्मा से, यानी नव जीवन की शुरुआत जिसे हम कहेंगे। नया जीव जब धरती पर आता है तो स्वर्ग के मार्ग से आता है नया जीवन ग्रहण करने के लिए। तो नए संस्कार यानी नए सीखने के लिए मैं उसे पकड़े जा रहा था। अब इस बात में लेखक ने बहुत बड़ी बात की है दोस्तों। अब ये बात किसके ऊपर, ये पतंग किसका प्रतीक है, लेखक और उनके भाइयों के संबंधों के बीच, क्योंकि बड़े भाई ने उसे डांटना बंद कर दिया था, है ना। यहाँ पर पतंग लेखक है कि बड़ा भाई के हाथ में उसकी मांझा है कि बड़ा भाई अपने बड़े छोटे भाई को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है कि तू बड़ा बन, संस्कारी बन, लेकिन 2 बार फेल होने के कारण बड़े भाई साहब ने डांटना बंद किया। ये पतंग कटी और ये आकाशगामी मार्ग से झूमती हुई, यानी आकाशगामी मार्ग के प्रतीक से झूमती हुई अपनी पतंग की ओर। अब उस पतंग को मालूम ही नहीं है
क्योंकि उसका मांझा टूट गया है, उसका मालिक से वो अलग हो चुकी है। जो मालिक उसे चला रहा था, ढील दे रहा था, उसे समय समय पर बचा रहा था, समय समय पर सीख दे रहा था, उस मालिक ने उसे छोड़ दिया है, उससे वो टूट गई है और वो मानो उस अपनी पतन की ओर जा रही है। पतन यानी नष्ट, खत्म होने की ओर जा रही है कि मानो नया मालिक उसे कैसा मिलेगा, या उसे संभाल कर रखेगा या फिर उसे खत्म करेगा। लेकिन वो नए संस्कारों को ग्रहण करने जा रही है। लेखक कह रहा है कि मानो वो कैसे लग रहे हैं कि स्वर्ग से एक मिनट बेटा, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। तो लेखक अपने आप को कह रहा है कि मानो मेरा नया जन्म हुआ है, क्या भाई साहब डांटेंगे नहीं, मैं चाहूँ जो मन की करूँगा, तो मैं इस दबाव से दूर होकर नए दुनिया, नई जिंदगी जीऊँगा। और वो उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर भाग रहे हैं। तो ये बात समझ में आई आपको? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आशय संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए या संदर्भ से स्पष्टीकरण के लिए आपको पूछी जा सकती है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि आंखें आसमां की ओर थी और मन आकाशवाणी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही थी। बड़े भाई साहब कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है 2-3 मार्क। तो समझ में आए ये? ओके, हम लोग आगे बढ़ते। तो लेखक पतंग, अब सामान्य भाव क्या है कि एक पतंग टूटी है और लेखक उसे बिना पल के झपकाए पकड़ने की कोशिश पकड़ने के लिए पूरी ताकत से भाग रहे हैं। तो ये सामान्य अर्थ इसका है। और जो भावार्थ था कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बालकों की पूरी सेना, अब उस पतंग को पकड़ने के लिए सब बच्चे हैं, अब बच्चे ही है वो, उस पतंग को जो तेजी से भागेगा उस पतंग को पहले वो पकड़ेगा। तो बालकों की पूरी सेना यानी एक दल उसे पकड़ने के लिए बालकों की पूरी सेना लगे यानी बांस की लंबी लकड़ी होती है, लंबा बांस जिसे हम लोग कहेंगे, यानी हाथ में होता है कि उस पतंग को मारे, उस मांझे को पकड़े और अपनी पतंग प्राप्त करे। तो लगे का अर्थ होता है बांस, लंबा बांस, और झाड़ीदार बांस लिए यानी उसे पत्तियां हो उसे पकड़ने के लिए, है ना। बांस यानी एक बाम्बू जिसे हम लोग कहेंगे। इनका स्वागत करने के लिए दौड़ी जा रही थी, यानी उस पतंग को पकड़ने के लिए सब बच्चों के हाथ में बांस, लंबी बांस थी, लकड़ी थी और झाड़ीदार यानी उसके पन्ने थे। ये पकड़ के हुए हाथ में लेकर बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, कोई भी देख नहीं रहा था, सब आकाश की ओर देख रहे थे और उस सड़क से भाग रहे थे। किसी बच्चे को हमारे आगे कौन है पीछे कौन है ये मालूम नहीं था, वो केवल उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटा कार है, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। तो लेखक यहाँ पर भी बहुत बात कहते कि उस आसमान की ओर उस पतंग को पकड़ने के लिए सब बच्चे बेहद आशा यानी अपनी पूरी शक्ति से भाग रहे थे। और उस आकाश में कैसा है, आसमान में सब समतल है, समतल यानी समान है, सब चीज़ें समान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, कोई समतल है, समतल है। मोटर कार वहाँ पर क्या है ना, मोटर कारें हैं, आप भाग सकते हैं कि आकाश में, गाड़ियाँ नहीं है। ट्राम यानी रेलवे रूल जिसे हम लोग कहेंगे, ट्राम का अर्थ होता है रेलवे रूल जिसे हम लोग कहेंगे, या रेल की पटरी, हिंदी शब्द रेल की पटरी। न गाड़ियाँ है, तो वहाँ पर सब समान है, ना गाड़ियाँ है, ना रेलवे है, ना मोटर गाड़ी यानी कारें है, सब समतल है, समान है। तो आगे बढ़ते, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अब नसीब में था बड़े भाई साहब बाजार में मिलना, तो भाई साहब की उनकी मुठभेड़ हो गई। तो सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ होना यानी मुलाकात होना, मिले वो, मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे
उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थल्ले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो बड़े भाई साहब, हम सब जानते थे कि वो उपदेश प्रेमी थे। अब जो नया शौक छोटे भाई को लगा था कनकौवे पकड़ने का, तो वो उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उन्हें बाजार से आते हुए पकड़ लिया और पकड़ लेते ही तुम यहाँ कैसे क्यों आए ये जाने बगैर उन्होंने उग्र रूप से, यानी उग्र होना क्रोधित होना, ये मुहावरा है, उग्र होना यानी क्रोधित होना, गुस्से में उनसे पूछ डाला, इन बाजारों लौंडों के साथ, यानी ये जो बाजार आवारागर्दी करते हैं, यानी स्कूल में जाते नहीं हैं, ये पढ़ते लिखते नहीं है, लौंडे यानी लड़के। अब ये थोड़ी से गुस्सा है उनका, इसलिए उन्होंने थोड़ा से मानक भाषा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है, थोड़ा नीचे गिरे हैं और कह रहे कि इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो एक छोटे ठेले यानी सड़क पर, यानी ठेले के कनकौवे, यानी ये मामूली कनकौवा पकड़ने के लिए तुम लोग इन बच्चों के साथ घूम रहे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, सारा दम खेलने कूदने जाते हैं, तुम्हें थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए। मैं डांटता नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम तुम्हारे मन की करो, इसमें सब सारे भाव आते हैं, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज यानी आदर, तुम्हें लेखक का बड़ा भाई लेखक को समझा रहा है कि तू कौन सी कक्षा में है, तेरी पोजीशन स्टैंडर्ड क्या है, तो ये आप समझा रहे हैं कि तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। लेखक का बड़ा भाई उन्हें समझा रहा है कि अरे तुझे इतनी भी अक्ल नहीं, इतना भी समझ नहीं कि आप तो निचली कक्षा में नहीं रहा, तो आप निचली कक्षा से पास होकर बड़ी कक्षा में आया है और 8वीं कक्षा में है। और उस ज़माने में 8वीं कक्षा में पास होना भी बहुत कठिन कार्य था। आप अपने दादाजी से पूछें, जब अंग्रेज भारत में थे तब पढ़ाई का स्तर बहुत कठिन और उच्च था। तो वो कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम 8वीं जमात में आ चुके हो, यानी तुम 8वीं कक्षा में आ चुके हो और मुझे केवल एक दर्जा नीचे। और लेखक का भाई ये भी कहता है कि आप तुम में और मुझ में केवल 1 साल का अंतर रहा है, तुम 8वीं कक्षा में हो और मैं 9वीं कक्षा में हो। तो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो बड़ा भाई है, वो फिर से शुरू हो गया। वो कह रहा है कि अरे तुझे समझ आनी चाहिए, तुझे समझना चाहिए कि अब तू बड़ी कक्षा में आ चुका है, तो अब होशियार लोगों में गिना जाएगा, इसलिए तेरी पोजीशन यानी पद, तो अब बड़ा आदमी बन चुका है, तो इसका तुझे लिहाज यानी याद रखना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि तो अब बड़ा हो चुका है, होशियार स्कॉलर बना है, तो ऐसे बाजारी लड़कों के साथ पतंग उड़ाना, ये करना, ये तुझे शोभा नहीं देता, तुझे ये शोभा नहीं देता। अब आगे एक ज़माना था, तो लेखक का अब इस पोजीशन से वो डांट रहे उसे कि तुझे ख्याल होना चाहिए कि तू अब ऊंची कक्षा में आ चुका है, तो उस स्टेटस से तुझे रहना चाहिए कि मैं भी होशियार हूँ, मैं हूँ, है ना। तो ये लेखक का बड़ा भाई लेखक को समझा रहा है और क्या कह रहा है कि एक ज़माना था, यानी एक समय था, लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। देखिए, तो बड़ा भाई छोटे भाई को क्या समझ रहा था कि जिस कक्षा में तू पढ़ता है, तो पहले उस कक्षा में लोग दर्जा यानी कक्षा स्टैंडर्ड। तो लेखक का बड़ा भाई उसे समझा रहा है कि देख कि जिस कक्षा में तू स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उस कक्षा में पढ़ने वाला पहले ज़माने में नायब तहसीलदार हो जाता था। अब ये कौन सी बात है? अपने दादा दादी के ज़माना, कि उस ज़माने में 5वीं 6वीं या 7वीं कक्षा पास करना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, और वहाँ पर सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो लेखक का बड़ा भाई उसे कह रहा था कि एक समय ऐसा था कि लोग 8वीं कक्षा पास करने पर नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैंने कितने ही मिडिल चलियों को
अब मिडिल चलियो यानी 10वीं कक्षा पास होने वाले, मिडिल चलियो को यानी 10वीं पास, 10 स्टैंडर्ड यानी आपकी कक्षा 10वीं पास को जानता हूँ कि जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर है और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम्हें उसी 8वीं दर्जा में आकर बाजारी लौंडों के साथ कौवे के लिए दौड़ रहे हो। तो लेखक का बड़ा भाई से आप उदाहरण दे रहा है, समझा रहा है कि तो 8वीं कक्षा में यानी कोई एरे गेरे का काम नहीं है, तो अब होशियार है। और तुझे मैं कितने उदाहरण बताऊं कि इस कक्षा वाले लोग नायब तहसीलदार बन जाते हैं। और मैंने कितनों को देखा है मिडिल चलियों को जो 10वीं पास है कि वो जो आज अव्वल दर्जे की, अव्वल यानी प्रथम दर्जे की, प्रथम स्थान पर डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट यानी बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, फर्स्ट क्लास के अधिकारी बने हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले, वो कह रहा है लेखक का बड़ा भाई कि कितनी 8वीं जमात के 8वीं कक्षा के पास होने वाले लड़के हमारे लीडर और समाचार के संपादक है। तो कह रहा है कि तेरे जमात के लोग जो 8वीं कक्षा में है वो 8वीं पास है, लेकिन वो संपादक है यानी राइटर है, पेपर लिखते हैं, पेपर में इश्तेहार देते हैं, जहाँ न्यूज़ देते हैं। उसके बाद संपादन यानी किसी मासिक पत्र का संपादन करते हैं। इतनी टैलेंट होती है 8वीं स्टैंडर्ड में, और तू है कि बस बच्चों के साथ खेलने लगा है, ये समझ नहीं है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती यानी अधीन है, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती यानी उनके अधीन में काम करते हैं। तो वो 8वीं कक्षा पास होने वाले लोगों के हाथ के नीचे बड़े बड़े विद्वान लोग आज की दुनिया में काम करते हैं, है ना। समय बदला तो स्टैंडर्ड का स्तर भी बदला दोस्तों। पहले 7वीं 8वीं कक्षा में पास करने पर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, यानी आदमी बड़े पोजीशन पर जाता था। लेखक के समय वो थोड़ा सा कम हुआ, और हमारे ज़माने में पर भी मास्टर डिग्री लीजिए, एमफिल कीजिए, पीएचडी कीजिए, तभी भी नौकरियां नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर लेखक का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ये समझा रहा था कि वो 8वीं जमात के उस ज़माने के लोग अब बड़े अधिकारी बने हैं और उनके हाथ के नीचे बहुत सारे होशियार विद्वान लोग आज उनकी बात मान रहे हैं और उनकी बात को मानकर वो काम कर रहे हैं। तुम्हें उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो, और तुम हो कि बस इसी जमात में आए हो, तुम वहाँ से कुछ बन सकते हो, वहाँ से तुम कुछ बन सकते हो, और तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। और तुम इन जो आवारागर्दी करते बाजारी लोग लड़के यानी जो आवारागर्दी करते, जिन्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है, उन बच्चों के साथ तुम कनकौवे क्या कौन सा खेल खेल रहे हो? तो पतंग उड़ाने का खेल खेल रहे हो। तो उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती? और कनकौवे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो। तो ये भाई बड़े भाई साहब बीच बाजार में आओ देखा ना ताव देखा छोटे भाई पर बरस पड़े। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। देखिए अब बड़े भाई साहब ने बहुत बड़ी बात की है यहाँ पर, कि बड़े भाई साहब ने ये कबूल किया है दोस्तों कि छोटा भाई होशियार है। माता हानिया ने अधीन, उनके अंडर, अधीन, नियंत्रण में, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। माता हती ने अधीन में, अधीन होकर। तो लेखक का बड़ा भाई आप कह रहा है, उसे समझा रहा है, उसकी पोजीशन, उसकी स्टेटस, उसकी औकात उसे याद दिला रहा है, बता रहा है कि क्या तुम जहीन हो। जहीन शब्द का अर्थ होता है प्रतिभावान या बुद्धिवान, होशियार। जहीन का अर्थ होता है प्रतिभावान, बुद्धिमान या होशियार, इसमें शक नहीं। तो लेखक का बड़ा भाई कहता है कि तुम होशियार हो, इसमें कतई शक नहीं है मुझे कि तुम होशियार हो ही, क्योंकि कम पढ़ाई करके भी तुम दर्जे में अव्वल, इसका प्रमाण है। तो तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन यानी वो होशियारी, जहन यानी होशियारी किस काम का, काम जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तो बड़ा भाई समझा रहा है कि यार तुम होशियार हो, तुम कक्षा में अव्वल आते हो, तुम्हें समझ है,
तुम में अदब है, तुम्हें संस्कार, ये सारी बातें इसमें से अर्थ निकलता है। फिर भी तुम ये जानते हुए भी, सब तुम्हारे पास है, ये जानते हुए भी तुम अपने आत्मगौरव के, यानी खुद आत्मगौरव करना ये बड़ी बात है दोस्तों, कि मुझे ये आता है, ये मैं समझता हूँ। आत्मगौरव यानी खुद का सेटिस्फैक्शन कि मुझे ये आता है। और तुम ये कहा कि उसकी आत्महत्या करने जा रहे, तुम्हारे पास भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, ये जानते हुए भी तुम खेलने कूदने में समय गंवा रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। तो ये इससे हमारे ऊपर भी बात लागू होती है कि हम भी होशियार है। हमने जो टारगेट लिया है 500 में से 500, एक भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं ला सकता है, सब ला सकते हैं। लेकिन हम हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं खेलने में, कूदने में, पिक्चर देखने में, मोबाइल खेलने में, या दूसरों के ऊपर गॉसिप करने पर, और इससे चलते हमारा समय बर्बाद होता है, इससे चलते हमारा समय बर्बाद होता है दोस्तों। अब जिस 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उस 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़कर आपके दादाजी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे तो उनको पूछो उनकी डिग्री की कौन सी कक्षा की, 10वीं या उससे आगे, यानी बेस पुख्ता होना चाहिए। जो पायदार बिल्डिंग की लेखक ने बात की थी इमारत की, तो वो मजबूत होनी चाहिए। तो ये छोटा भाई को लेखक यहाँ पर समझा रहा है कि तुम 8वीं कक्षा में आकर भी अगर खेलते कूदते रह जाओगे तो तुम बड़ा आदमी नहीं बनेगा। और इन लड़कों में क्या रखा है, जो बाजारी है, जिन्हें पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दोस्तों कि आप अपने दोस्त बताओ, मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। कि आप अपने दोस्त बताओ, दिखाओ, और मैं आपका भविष्य बताऊंगा। यानी आदमी की पहचान उनके दोस्त से की जाती है। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 मिनट है हमारे हाथ में, शायद थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। तुम अपने दिल में आगे बढ़ते हैं। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे ही हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह है अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओ और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुझ में 5 साल का अंतर है, उससे तू क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तो लेखक का बड़ा भाई अब उसे और समझाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि तुम अपने दिल में समझते होंगे, यानी तुम अपने मन में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। तो लेखक का बड़ा भाई कह रहा है कि तो तेरे मन बात बना लेती होगी तुम्हें कि अब बड़े भाई साहब को डांटने का अधिकार नहीं है, वो मुझे डांट नहीं सकते। अब उनके और मेरे बीच में 1 दर्जे का अंतर रहा, यानी 1 ही कक्षा का अंतर रहा। अब उसे डांटने का या मुझे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तो बड़ा भाई साहब उन्हें समझा रहा है कि अपनी बड़े होने का फ़र्ज अदा कर रहा है। देखो उसको क्यों कह रहा है कि तेरे मन में तूने सोच लिया होगा कि अब बड़ा भाई को डांटने का अधिकार नहीं है, वो मुझे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनमें और मुझ में 1 साल का ही अंतर रहा है, 1 ही दर्जे का अंतर रहा है। तो बड़ा भाई साहब उस पर्दे को मिटाना चाहता है कि जो लेखक की धारणा है। क्यों कह रहा है कि देख तू जो ये सोच रहा है कि आप बड़े भाई साहब मुझे डांटेंगे नहीं और मुझ में और उनमें 1 कक्षा का अंतर रहा है, ये छोड़ दे। तू ये गलत फहमी तू निकाल दे दिल से। मैंने माना है कि तू होशियार है और निसंदेह मैंने कबूल किया कि तू ज़हीन है, होशियार है। अगर परीक्षाओं का ये हाल रहा तो तू अगले साल या मेरे कक्षा में होगा, समकक्षा में होगा, मेरे साथ पढ़ेगा। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर फिर से परीक्षा हुई और तू पास हुआ तो तू मुझसे आगे भी चला जाएगा। मैं ये दोहराता नहीं है ना। तो वो कह रहा है कि तू आगे भी चला जाए मुझसे, तो उसमें मुझे कोई अचरज नहीं होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन तू एक बात की दिल में गांठ बांध ले। कौन सी बात? कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। मैं तुझसे क्या हूँ? उम्र में
बड़ा हूँ, और कितने साल बड़ा हो, 5 साल बड़ा हो। तो इसे तू इस बात को अपने दिल में गांठ बांध कर रख कि तू मुझसे मेरी कक्षा में मेरे साथ पढ़े या मुझसे आगे चला जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तू ये गलत फहमी है कि मेरे बड़े बड़े भाई साहब मुझे डांट नहीं सकते, फटकार नहीं सकते, तो ये तेरी गलत फहमी है। तो मैं तुझसे बड़ा हूँ और रहूँगा, इसे तू क्या, खुदा, खुदा यानी भगवान भी नहीं मिटा सकता है ना दोस्त। क्योंकि बड़े भाई साहब 5 साल बड़े, याद ये अंतर तो कोई कम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से हम उसकी कक्षा में पढ़ेंगे या उससे आगे भी चले जाएंगे या उससे ज़्यादा भी पैसे कमाएं या उससे ज़्यादा भी होशियार हुए, लेकिन वो बड़ा है तो है, और उसे डांटने का, छोटे भाई को समझाने का पूरा अधिकार नियति ने यानी भाग्य ने बड़े भाई साहब को दिया है। तो इसलिए वो कहता है कि तू देख, तू कुछ भी कर। विरक्त होना यानी अलग होना। नायब यानी मुख्य अधिकारी, नायब तहसीलदार यानी तहसील के लिए होते हैं, एक तहसील के लिए होते हैं तालुका। ठीक है, तो वो बड़ा भाई छोटे भाई को यहाँ पर समझाता है कि तू कुछ भी कर ले, कितना भी उछल कूद ले, कितना भी मेरा अनादर कर ले, कितनी भी क्या कहेंगे हम लोग, मुझे नज़रअंदाज कर ले, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूँ, और जब भी तू गलती करेगा मैं तेरे सामने आकर तुझे सही राह पर लाने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। तो बड़ा भाई कह रहा है कि भैया लाले देख, तू कुछ भी कर, मेरी कक्षा में आ, मेरी कक्षा से आगे चला जा, मुझसे होशियार बन, लेकिन मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ और रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी फिल या डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। अब बड़े भाई साहब अपनी बड़प्पन दिखा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि भैया देख, तू कुछ भी कर ले, मुझसे बड़ा है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, और तुझे मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। तू जो भी गलत करेगा मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊँगा। और वो कह रहा है कि ये भगवान नहीं, भगवान खुदा भी अगर आए तो ये अंतर मिटा नहीं सकता, और मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, चाहे मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात की अनुभव। दूसरी विशेषता जो बड़े भाई साहब की वो यहाँ पर है, तजुर्बा यानी अनुभव संपन्न, कि बड़े भाई साहब अनुभवी है। तो अब यह बात वहाँ पर बड़े भाई साहब कबूल करते हैं कि मुझ में अनुभव, तुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, मैंने दुनिया देखी है। हाँ देखिए, 5 साल देखिए, उन्हें मालूम है कि फेल होने का कितना होता है, उन्हें मालूम है कि पढ़ाई कैसी करनी है, उन्हें मालूम है कि जो परीक्षा की कठिनाई है या विषय की संबंधित, सब्जेक्ट संबंधित कठिनाई है, वो लेखक से ज़्यादा उन्हें मालूम है। अपने आप को बनाना है, यानी खुद को बनाना है, और फिर बड़े छोटे भाई को आदर्श दिखाना है, ये वो जानते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुझसे ज़्यादा अनुभव संपन्न हूँ, मुझे तजुर्बा है, तुझसे ज़्यादा मुझे दुनिया की समझ है, दुनियादारी की अकल है कि किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये मुझे तुझसे ज़्यादा आता है। अब लेखक का बड़ा भाई उसे आगे कहता है कि तुम एमए कर लो, मास्टर डिग्री कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, चाहे डी फिल यानी एम फिल जैसा कोर्स समकक्ष होता है एमए के बाद, या डिलीट, भारत हमारे यूनिवर्सिटी में यानी भारत में जो शिक्षण व्यवस्था है उसकी लास्ट डिग्री है डिलीट। पीएचडी के बाद बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, 10-15 किताबें लिखनी पड़ती है, साहित्य प्रकाशन करना पड़ता है, सामाजिक कार्य करना पड़ता है, तब जाके ये पुरस्कार प्राप्त होता है डिलीट। तो डिलीट क्यों ना हो जाए, समझ किताबों पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। तो लेखक का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा है कि देख बेटा, तू एमए कर ले, डिलीट तक पहुंच जाए, लेकिन दुनिया की असली समझ वो किताबों से नहीं आती, अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, और वो अनुभव तुझसे ज़्यादा मेरे पास है, और तुझसे ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा अनुभव है। यानी मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ, इसलिए तुझसे 5 साल ज़्यादा
एक्सपीरियंस मेरा है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो बात बिल्कुल सही है। तो लेखक का बड़ा भाई कह रहा है कि तू डिलीट कर ले, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इतना समय नहीं है, शायद हम कल अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करें कि लेखक यहाँ पर बताने जा रहा है कि दुनिया की असली समझ, जो प्रसाद ने मुझे पूछा था, प्रसाद सरवा ने, कि दुनियादारी की समझ क्या है, तो उसका ये आंसर कि अनुभव, कि हमें अनुभव सिखाता है कि दुनिया में किस तरह से बर्ताव करना है, कि लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। किताबें हमें पुस्तकीय ज्ञान दे सकती है, किताबें पढ़कर हम लोग होशियार हो सकते हैं, हमें मालूम हो सकता है कि इसकी प्रोसेस ऐसे ऐसी है, या इसमें ऐसा ऐसा है, या इसने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन जिंदगी की असली समझ हमें अनुभव से ही आती है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हम माँ कहती कि बेटा दिए को हाथ मत लगा, हम कहते क्यों ना लगाओ, मैं तो लगाऊंगा। माँ हमें बार बार खींचती कि बेटा मत कर, बेटा मत कर, लेकिन छोटा बच्चा है कि वो दिए को हाथ लगाता है, हाथ लगाने से उसका हाथ जल जाता है, जलन होती है, आंखों में से पानी आता है, रोने लगता है ना। फिर उसे समझ आती है कि यार इसमें आग होती है, इसे तौबा, इसे हाथ लगाना नहीं चाहिए। तो जब हमें अनुभव आता है तो हमारी समझ बढ़ती है। ये बात बड़े भाई साहब यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि 1 मिनट समय रहा है। अगले लेक्चर में हम इसे अगले लेक्चर में हम इसे इसी बात को दुनिया अगले लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। 17 लोग थे, बाकी सूर्यवंशी भी तुमसे थे, इसका अर्थ यह होता है, ठीक है। मैं वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, आप बाद में इसे देख लेना। चलिए, टेक केयर, गुड डे, बाय। चलिए, ओके।